हेलो एवरीवन, मैं आरपी यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो अपना लेक्चर वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे इरिगेशन। देखिए, इरिगेशन टॉपिक एक मेजर टॉपिक अपन बोल सकते हैं एग्रोनॉमी का, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा किससे पूछे जाते हैं? आपके इरिगेशन से। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि इरिगेशन होता क्या है और इससे किस प्रकार आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, और वो क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि ये एक मेजर टॉपिक है और इसमें अपन चैप्टर वाइज या अपन पार्ट वाइज जो इसका स्टडी करेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये इरिगेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इरिगेशन, देखिए इरिगेशन जैसे ही आपके दिमाग में इरिगेशन वर्ड आता है तो आपको इस प्रकार की इमेज माइंड में सेट करनी है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा है उसमें जो प्लांट्स हैं उनको क्या अपन अवेलेबल करवा रहे हैं? वाटर करवा रहे हैं। अब देखिए तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं। जो प्लांट्स को अपन वाटर अवेलेबल करवाते हैं उसके कई तरीके हो सकते हैं, तो वो अपन आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले अगर अपन इसके मीन की बात करें तो इरिगेशन जो है अपन क्यों देते हैं और किसको इरिगेशन बोलते हैं, तो ये अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इरिगेशन क्या होती है, तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है और समझना है, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। यानी कि वाटर जो है उसका अपन आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करते हैं सॉइल सरफेस पे, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? इरिगेशन। अब देखो दूसरी चीज कि आपको इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इरिगेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी आपके कि आपने जो सॉइल पे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन कर रहे हो तो वो इस पर्पज से कर रहे हो ताकि जो प्लांट्स वहाँ सॉइल पे मौजूद है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए वाटर जो है उसका यूज करता है। ये आप प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसमें अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि किस कार्य के लिए या कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें प्लांट को वाटर की नीड होती है। तो यहाँ आपको समझना है कि आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए अपने को आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करना क्यों पड़ता है? मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है प्लांट्स को, वो जो आपका रेनफॉल होता है उसके थ्रू अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपन बात करें इंडिया में जो मानसून सीजन होता है वो अनएडुकेट होता है। दूसरी चीज उसका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है। इस वजह से हमेशा या प्लांट की हर सीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो जब रेनफॉल जो है अवेलेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में एज ए सप्लीमेंट अपन क्या करते हैं? वाटर का आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? इरिगेशन। देखिए आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको इरिगेशन को अलग अलग मेथड से या अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा इरिगेशन अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में इरिगेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है इरिगेशन किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्यों करते हैं? ताकि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ये देखना है वहां पे चैप्टर में जाके कि प्लांट को किस पर्पज के लिए या किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो जिसमें अपन बात करें फोटोसिंथेसिस, एक मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर और जो आपका CO2 जो है उसके यूज से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद में वाटर की प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और एज ए सप्लीमेंट ऑफ इरिगेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है प्लांट को वो इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है, वो किससे पूरा हो जाता है? किससे अवेलेबल हो जाता है? रेनफॉल से, ठीक है। तो सप्लीमेंट के रूप में अपन आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करते हैं वाटर को, उसको बोलते हैं अपन इरिगेशन। तरीके कई हो सकते हैं जिसमें अपन बाद में आगे वीडियोस में डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इरिगेशन डिफाइंड एज द आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। ये चीज मैंने बता दी। और पर्पज क्या होता है कि ताकि आपका प्लांट जो है आपने सोइल पे ग्रो जो किया है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ताकि आपको जितनी एक्सपेक्टेड यील्ड है
जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतनी यील्ड आपको मिल सके। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इरिगेशन आपको आवश्यक होता है। अब देखिए आपके समझ में आ गया कि इरिगेशन अपन किसको बोलते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो वाटर यूज करेंगे इरिगेशन पर्पज के लिए तो वो कहाँ से आएगा, तो आपके दिमाग में आता है कि वो वाटर कहाँ से आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर कहाँ से लेके आए। अब देखिए दो प्रकार से अपन वाटर है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एक सरफेस पे अवेलेबल वाटर है उसको, और एक जो अंडरग्राउंड वाटर है या सब सरफेस वाटर है उसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर की अगर अपन बात करें तो सरफेस पे जो वाटर अवेलेबल होता है वो जनरली किससे प्राप्त होता है, आपके रेनफॉल से, रेनफॉल से प्राप्त होता है। तो उस वाटर को जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसको अपन इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, तो मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर जो क्या होता है आपका ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, यानी मोस्टली जो है अपन जो इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं, ग्राउंड वाटर का करते हैं। लेकिन लगातार ग्राउंड वाटर जो है उसका यूज करने की वजह से ग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल में काफी कमी नोट की गई है। तो इसलिए सरकार कई योजनाएं चला रही है जिनके माध्यम से फार्मर को ये अवेयर करवाया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस वाटर है उसका यूटिलाइजेशन इरिगेशन के लिए करे, और इसी को बढ़ाने के लिए कि आपका सरफेस वाटर है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाए, इसी के लिए जो आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत जो वाटर है ऑन फार्म मैनेजमेंट करके जो सूटेबल जो मेथड है इरिगेशन के उनका यूटिलाइजेशन करते हुए एक इफिशिएंटली जो है वाटर का यूज करें। तो इसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर में अपन बात करें तो मेजर सोर्स क्या हो गया आपका रेनफॉल, और रेनफॉल के अलावा जो अलग फॉर्म है या अदर फॉर्म है प्रिसिपिटेशन के उनसे जो वाटर रिसीव होता है उसका अपन प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो ये रेनफॉल का जो वाटर होता है वो रन ऑफ होके किसी लेक में चला जाता है या रिवर्स में चला जाता है या कोई पॉन्ड जो है उसमें चला जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, किस में क्लासिफाई करते हैं उसको, सरफेस वाटर। तो इन सभी वाटर को अपन इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब ये ऑप्शन नहीं होते हैं तो दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास, वो होता है आपका ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर की अगर अपन बात करें तो अब लगातार उसके निकाल लेने से या उसकी जो है अपन क्वांटिटी पूरा जो है बाहर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सबमर्सिबल पंप्स, ठीक है, या जो कुएं हैं आपके उसके माध्यम से। तो लगातार जो है पानी अपन जितना वाटर था उसको अपन निकाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो वाटर है एक्वीफर जो है वो जो रॉक्स है उसके बीच से पानी निकाल रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ वाटर क्वालिटी में कुछ इश्यू आए हैं कि रॉक्स में जो मिनरल्स वगैरह है वो ज़्यादा डिजोल्व होते हैं उस वाटर में, तो इसकी वजह से जो वाटर अपन निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर तो उसकी क्वालिटी जो है खराब हो रही है, और उसमें कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनके डोमिनेंस होने के कारण वो वाटर जो है आपके इरिगेशन पर्पज के लिए या अपन कह सकते हैं जो प्लांट्स हैं उनके यूजफुलनेस जो है उसकी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। तो ये एक सोचने का विषय है कि अपन इरिगेशन का लिए जो सोर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस वाटर है उसका यूटिलाइजेशन करें ताकि आपकी ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिप्लीशन ना हो। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड माना गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो रेनफॉल का थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि रेनफॉल किस प्रकार प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो रेनफॉल किसको बोलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द रेनफॉल। देखिए आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि आपको एक टॉपिक को समझने के लिए सारे टॉपिक जो है वो समझने जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक आपका वो दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे टर्म आया है रेनफॉल, तो ये मैंने जो मेटेरोलॉजी है उसमें ऑलमोस्ट करवा दिया है
कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वहाँ से जो कंडेंस मॉइस्चर जो लिक्विड फॉर्म में या ड्रॉप फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आती है, जिनका साइज क्या हो सकता है 0.5 से तो क्या रहेगा ज़्यादा और 4 mm तक रहेगा, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या बोलते हैं अपन, रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, इससे कम का जो रेन या ड्रॉपलेट्स होते हैं 0.5 से कम का जो ड्रॉपलेट्स होता है उसको अपन बोलते हैं ड्रीजल। ठीक है, तो रेनफॉल क्या हो गया, एक मेजर सोर्स हो गया इरिगेशन का, और ये इरिगेशन का नहीं, वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का रिमेनिंग पार्ट है अपन इरिगेशन से अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए रेनफॉल जो है वो एवरी टाइम नहीं होगा, पर्टिकुलर उसका एक टाइम होता है, उसको बोलते हैं अपन सीजन बोलते हैं कि आपका जो रेनफॉल सीजन है वो क्या है। तो इसको अपन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपके जो 365 दिन होते हैं, जो 12 मंथ्स होते हैं, तो उसमें जो रेनफॉल रिसीव होती है वो अलग अलग सीजन में और अलग अलग प्रकार से रिसीव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें, ये 4 आपके पास सीजन जो है अवेलेबल हैं, जिसमें अपन बात करें विंटर, और आपको समझना है कि विंटर जो है वो किस पीरियड को बोलेंगे, तो इस पीरियड को बोलते हैं कोल्ड ड्राई पीरियड। ठीक है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो जनवरी और जो फरवरी मंथ होता है उस पीरियड को बोलते हैं अपन विंटर, जब आपका जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस टाइम जो है जनरली आपके विंटर में जो रिसीव होती है वो होती है आपके मावट, राजस्थान में अगर अपन बात करें ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन। उसके बाद में बात करें समर जो होता है, समर को बोलते हैं हॉट वेदर पीरियड, जो मार्च से कब तक होता है, मई तक। इसी प्रकार अपन बात करें खरीफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे अपन बात करें खरीफ सीजन यानी जून से लेके सितंबर तक का जो पीरियड होता है उसमें आपको इरिगेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इरिगेशन देना है, समझ में आ गया, कब देना है तो वो समझने के लिए आपको ये सारा समझना जरूरी है कि इस टाइम जो है आपको, यहाँ पे बात करें जून से लेकर सितंबर मंथ्स हैं, उसमें आपको एक भी इरिगेशन किसी भी क्रॉप में देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये कौन से सीजन में होता है, आपके खरीफ सीजन में होता है। और इसीलिए जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें केवल और केवल एक ही क्रॉप यानी कि खरीफ क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। रबी क्रॉप्स है उनको ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम आपके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है और रेनफॉल उस टाइम रिसीव नहीं होती है। इस वजह से आपकी क्रॉप है ड्यू टू लॉन्ग ड्राई सेपल्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कब आता है, आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जो रबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस पीरियड में अपन बात करें तो अक्टूबर जो है उसमें अपन सोविंग स्टार्ट करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो उस टाइम जो है हो सकता है कभी कभी मानसून, इंडिया में प्रॉब्लम है कि रेनफॉल तो रिसीव हो रही है लेकिन उसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। तो एडुक्वेट टाइम होने की वजह से आपको प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे तो जून में ना होके ये जुलाई अगस्त सितंबर में जो स्टार्ट होता है और उसके बाद में अक्टूबर तक ये लगातार चलता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक एडुकेट है, फिक्स नहीं है, तो उस वजह से आपको इरिगेशन का प्रॉपर साधन होना जरूरी है। तो ये सीजन आपको समझने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल रिसीव होती है वो आपके खरीफ क्रॉप के लिए होती है, इसलिए खरीफ क्रॉप को विदाउट इरिगेशन फैसिलिटी भी अपन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें जो मानसून को थोड़ा सा सिंपल समझना है, वैसे अपन अलग से जो है मानसून नाम से एक चैप्टर जो है उसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मानसून और उसके टाइप्स ऑफ मानसून। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मानसून क्या होता है। मानसून एक प्रकार से विंड जो है वो है जो आपके महासागर से चल के महाद्वीप की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट है अवेलेबल होता है। और वो जो हॉट विंड जो होती है जब एटमॉस्फेयर में, आपका ट्रोपोस्फेयर में वहाँ पहुँचती है तो उनका टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस से जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका निर्माण होता है, जिसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके 0.5 mm से अबव होती है, 4 mm तक होती है, जो आपके अर्थ सरफेस पे रिसीव होती है, उसको अपन बोलते हैं रेनफॉल।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ डायरेक्शन है उस दिशा से जो ऐसी एयर होती हैं उनको अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून की अगर अपन बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट जो होता है वो होता है इंडिया में जून से और सितंबर तक चलता है। तो ये पीरियड जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में लगभग सभी प्लेसेस पे लगभग 80% जो है रेनफॉल रिसीव जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जिसमें कुछ पार्ट अपन नॉर्थ जम्मू कश्मीर का छोड़ दें और कुछ पार्ट है तमिलनाडु का छोड़ के आंध्र प्रदेश। इसके अलावा टोटल जो इंडिया का टोटल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर या 328 मिलियन हेक्टेयर, तो वो किससे रेनफॉल रिसीव होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। खरीफ क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो रिमेनिंग पार्ट है आपका मानसून का, ठीक है, जो दिसंबर से लेके आपके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो होता है पीरियड, उसको बोलते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो आपके कहाँ रेनफॉल रिसीव होता है इससे? आपका नॉर्थ जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। और ये रबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। इसी प्रकार अपन बात करें विंटर जो है अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो गुड रेनफॉल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो जो अपन बात करें तो आपका जो रेनफॉल जो रिसीव हो रही है वो एक प्रॉपर टाइम में अगर होती है तो उससे क्या होता है कि आपको इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेनफॉल जो है अगर सफिशिएंट अमाउंट में होती है और ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं हो, कम इंटेंसिटी में हो, दूसरा जो है वो टुकड़ों में हो, ताकि जो क्रॉप का ड्यूरेशन है उसमें अगर एक रेनफॉल ज़्यादा इंटेंसिटी वाली हो जाएगी तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगी। तो इसके कंपैरिजन में वो 2 या 3 बार में जो है उसकी इंटेंसिटी कम रहे तब आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर जो डिप्रिसिएशन होता है उस कंडीशन से क्या मिलती है? आपको हेल्प मिलती है और प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मैंने जैसे कि बताया, इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। तो ये सब देखते हुए अपन ऐसी कंडीशन जब आपके रेनफॉल रिसीव नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करेंगे वाटर की। तो ये जो अपन इरिगेशन पढ़ते हैं इसको अपन देखें, जो आपका एरिया है कि कितने दूर में आपको इरिगेशन करना है, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको। वाटर शेड में आपने अगर टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो तो वाटर शेड में 2 चीज़ें आती है, एक आता है कैचमेंट एरिया, दूसरा आता है कमांड एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं कि जितनी दूर से वाटर जो है वो बह के रन ऑफ होके इकट्ठा एक जगह आके हो रहा है। तो जितनी दूर से जो आके एक जगह इकट्ठा हो रहा है उसको बोलते हैं अपन कैचमेंट एरिया, यानी उस एरिया जिसने इतने सारे वाटर को क्या किया है? कैच किया है, ठीक है। उसके बाद में जो वाटर यहाँ पे जनरेट हुआ है, वाटर का जो वॉल्यूम है, जैसे मान लो 10,000 लीटर है या 1,00,000 लीटर है, तो उस वाटर को अपन कितनी दूर में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन कमांड एरिया, ठीक है। तो कमांड एरिया और जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है उसके आधार पे आपका जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अपन बात करेंगे मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम और माइनर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या किस बेसिस पे किया गया है? पहली चीज देखी गई है उसकी कॉस्ट और दूसरा देखा गया है कि उससे कितना अपन एरिया है वो कल्टीवेट कर सकते हैं उस वाटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पे अपन बात करें मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की तो उसमें मोर देन 50 मिलियन जो रुपीज हैं, यानी 50 लाख रुपीज जो है वो यूज होते हैं। और इसमें जो अपन एरिया जो है वो करते हैं 10,000 हेक्टेयर, ठीक है। उसी प्रकार बात करें यहाँ पे 2.5 मिलियन है से लेके 15 मिलियन, तो इसमें अपन एरिया जो है वो लेते हैं 2000 से 10 हेक्टेयर। और इसी प्रकार अपन यहाँ पे इतना एरिया 2.5 मिलियन जो है रुपीज़ हैं। और यहाँ पे जो एरिया है कमांड एरिया है वो है 2000 हेक्टेयर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इतने बजट की आवश्यकता होती है ये जो प्रोजेक्ट होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि
जो इरिगेशन का मेजर प्रोजेक्ट है उसमें कितने एरिया या कितना एरिया कमांड एरिया होता है या कितनी लागत उसकी होती है, कॉस्ट उसकी कितनी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। उसके बाद में बात करें इंडिया के वाटर बजट की। देखिए वाटर बजट की अगर अपन बात करें तो आपको एक एक चीज को समझना है। वाटर बजट का मतलब है कि जो सरफेस जो वाटर होता है वो किससे रिसीव होता है, आपके रेनफॉल से रिसीव हो रहा है। तो कितना रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है, तो उसकी डिटेल भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए अपन समझ रहे हैं कि अगर अपन बात करें इंडिया में एनुअल जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना होता है, तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो कितना वाटर रिसीव हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है मिलियन हेक्टेयर की बात करें तो 328 या 329 जो भी आप मानते हैं, ये क्या है आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है। दूसरा, रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेन गेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेन गेज यूज करते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि रेनफॉल जो रिसीव होती है उसकी हाइट मेजरमेंट होती है, उसमें वॉल्यूम अपन मेजर नहीं करते हैं। तो उसका वॉल्यूम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें उसकी हाइट जो क्या होती है, टोटल जो रेनफॉल होती है एनुअल उसकी 1194 mm। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो आप कुछ स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा, तो वो हमेशा गलती करते हैं कि रेनफॉल की जो यूनिट है उसको सेंटीमीटर बताते हैं। तो साइंटिफिक या स्टैंडर्ड यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो होती है आपके मिलीमीटर। ठीक है। कभी भी आपको सेंटीमीटर नहीं बोलना है, और आपके न्यूज़पेपर जो होता है उसमें सेंटीमीटर आता है तो वो गलत है। ठीक है। तो आपके एटलीस्ट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हों तो स्टैंडर्ड जो यूनिट है, हाँ कन्वर्ट करके अपन बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पेपर में अगर आपको पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग रेनफॉल, तो वो क्या होता है आपके mm। ठीक है। 1194 mm ये किसकी है, आपके इंडिया की। अपन बात करें वर्ल्ड की, ठीक है, तो कितनी है आपके 1000 mm। ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें राजस्थान तो 575 के समथिंग रिसीव होती है mm। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं 1194, ये तो क्या हो गई, जो आपके रेनफॉल रिसीव हुई है उसकी हाइट हो गई, और ये क्या हो गया आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये जो वाटर निकला है, ये वॉल्यूम जो निकला है वो किसका है, आपके टोटल जो रेनफॉल जो वाटर हुई, वो रेनफॉल से जो वाटर रिसीव हुआ है उसका वॉल्यूम है। तो कितना हो गया, 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है। तो इतना वाटर क्या होता है कि केवल और केवल किससे जनरेट होता है, आपके रेनफॉल से। अब देखिए आपको एक टर्म बता दूं मैं, एक टर्म होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि एनी टाइप ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ। यानी आपका जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस से जो आपका वाटर वेपर फॉर्म में था वो किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में अगर अर्थ सरफेस पे आता है तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ठीक है। और रेनफॉल किसको बोलेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म में भी ड्रॉपलेट्स की साइज जो रहेगी वो 0.5 to 4 mm रहेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेनफॉल। ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो वाटर रिसीव हुआ है वो क्या हुआ है, लिक्विड फॉर्म में हुआ है। इसी प्रकार अपन बात करें तो स्नो, देखिए ये स्नो क्या होता है कि जो आपका कंडेंस्ड मॉइस्चर है वो किस फॉर्म में आ रही है, सॉलिड फॉर्म में आ रही है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ रही है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्नो बोलते हैं। स्नो यानी क्या होता है, बर्फ। ठीक है। तो इस फॉर्म में आती है। तो इससे जो वाटर जनरेट होता है वो होता है 8 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना निकलता है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट और गलती करते हैं। तो अगर आपको मिलियन हेक्टेयर मीटर में पूछा जाता है, यहाँ पे क्या है, मिलियन हेक्टेयर और मीटर, यहाँ पे आपको समझना है इस चीज को। इसमें इरिगेशन में रटने वाली जैसी कोई चीज है भी नहीं, और आप जो रटते हो वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, उसकी आवश्यकता है। तो देखिए अभी अगर अपन बात करें जो आपका
असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसमें ये चीज़ ना देके उसकी यूनिट को चेंज करके दे दिया, तो घबराना नहीं है। उसकी अगर अपन यूनिट करते हैं चेंज, तो उसकी यूनिट अपन रख सकते हैं BCM। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है बिलियन क्यूबिक मीटर। तो बिलियन क्यूबिक मीटर में अगर आपको वाटर का वॉल्यूम पूछे, आपका जो टोटल प्रिसिपिटेशन से जो वाटर जनरेट हो रहा है उसका अगर वॉल्यूम पूछे, तो अगर BCM में पूछे तो वो कितना हो जाएगा फिर 4000 BCM। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको मिलियन हेक्टेयर में पूछे तो कितना हो जाएगा 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अब देखिए ये जो वाटर जनरेट हुआ है ये टोटल का टोटल जो है, अगर आप इसको कंजर्व कर ले तो आपको ग्राउंड वाटर को टच करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना वाटर ये जनरेट होता है आपका सालाना। अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो वाटर जनरेट हो रहा है इसका कौन सा कितना पार्ट जो है वो किस प्रकार वेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे अपन बात करें तो इसका लगभग 75 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है वाटर वो किस में चला जाता है आपका इवोपोरेशन में। इवोपोरेशन क्या होता है कि एनी नॉन लिविंग मटेरियल जो है उससे अगर वाटर वेपर फॉर्म में इवोपोरेट हो रहा है या उड़ रहा है उसको बोलते हैं अपन इवोपोरेशन। तो इतना वाटर है वो किस में चला जाता है, इवोपोरेशन में चला जाता है। इसके अलावा 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो वाटर है वो रन ऑफ होके जो आपके रिवर्स के थ्रू किस में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है। और रिमेनिंग जो वाटर है, रिमेनिंग वाटर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर जो वाटर होता है, ये 80 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके इन्फिल्ट्रेट होके सोइल में जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए चला जाता है। तो ये आपको वाटर बजट मैंने इसलिए बताया कि इतना सब वाटर जो है आपके पास अवेलेबल होते हुए भी आपको ग्राउंड वाटर्स जो है वो इरिगेशन के लिए यूज लेना पड़ रहा है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर का अपन यूज करते हैं तो उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च करनी पड़ती है, यानी कि जो एनर्जी है उसका यूज लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस एनर्जी को अगर आपको कम करना है तो सरफेस वाटर है उसका ज्यादा से ज्यादा जो है अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब अपने पढ़ा। अब आगे के वीडियोस रहेंगे उसमें अपन देखेंगे कि जैसे ही अपन सोइल सरफेस पे वाटर को अप्लाई करते हैं तो सोइल सरफेस पे अप्लाई करने के बाद में सोइल के जो प्रोफाइल है उसमें वाटर का मूवमेंट किस प्रकार होता है, कौन सा फोर्स जो है वो क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो सोइल के जो एग्रीगेट्स हैं उनके सरफेस पे या उनकी जो कैपिलरीज है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको वीडियो जैसा भी लगे आप उस पर रिएक्शन जो है एज इट इज दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन देना जरूरी है ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपको और अच्छे से अच्छे मेथड जो है ट्राई करने की कोशिश कर सके। धन्यवाद।